हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स इन 1D। काइनेमेटिक्स इन 1D मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल सिर्फ एक डायमेंशन में होगा। जैसे अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई और जेड के अलॉन्ग नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, या प्लस एक्स या माइनस एक्स डायरेक्शन में। अगर वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो प्लस वाई और माइनस वाई में मूव करेगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं जाएगा, उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। अगर जेड एक्सिस में मूव कर रहा है तो सिर्फ उसका जेड कोऑर्डिनेट रहेगा, कोई भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा। मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, या पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो किसी एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाने में जो भी तुमने पाथ जिस पाथ के थ्रू गए हो, तो उस पाथ की लेंथ, उस पाथ की लंबाई होता है डिस्टेंस। जैसे इस पाथ के लॉन्ग गए हो तो इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, ये पूरी ओवरऑल लेंथ मिला के वो होगी डिस्टेंस। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन में गए हो ए और बी के बीच में, तो उसकी लेंथ, ए बी की लेंथ, वो होगा डिस्टेंस। अगर ऐसे कर्व में गए हो तो इस कर्व की लेंथ, वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, आप 3 पाथ से गए। पहले इस पाथ से गए ए से बी, फिर ये स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से गए, फिर इस वाले पाथ से गए ए से बी। तो इन तीनों में से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी कर्व टाइप हुआ तो वो इस डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी डिस्प्लेसमेंट। तो या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो ए और बी को जो स्ट्रेट लाइन जॉइन करेगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन का लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा। ए पॉइंट इनिशियल था, बी पॉइंट फाइनल था, दोनों को जो लाइन जॉइन करेगी उसका लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब 5 मीटर 10 मीटर चले, या 5 मीटर चले या 10 मीटर चले। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी। मतलब 5 मीटर है तो 5 मीटर किस डायरेक्शन में चले, ये भी बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में क्या है कि 5 मीटर चले, उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था कि करंट जो होता है वो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर नहीं कहलाता, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन भी नेगेटिव, क्योंकि मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा। बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कुछ भी डिस्टेंस चलोगे, मान लो 5 मीटर 3 मीटर 2 मीटर ही चलोगे, -5 या -3 तो नहीं चलोगे। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या फिर ज़ीरो, या तो कुछ चलेंगे, या फिर अगर कुछ भी डिस्टेंस नहीं चला तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो तीनों हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और आप इस डायरेक्शन में चले, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और इन क्लोज्ड कर्व डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मान लो ए से स्टार्ट किया आपने चलना और वापस ए पे आके आप रुक गए, तो जो पाथ का लेंथ होगा वो ज़ीरो थोड़ी होगा, वो तो ज़ीरो से बड़ा होगा। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में आप ए पॉइंट से चले और बी ए पॉइंट पे वापस आके आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फाइनल पॉइंट भी यही है और इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम ही है, तो डिस्टेंस ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो ए और बी पॉइंट है, तो अब इनके बीच में एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ और एक ये पाथ।
अब ये तीनों ही डिस्टेंसेस हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो शॉर्टेस्ट वाली डिस्टेंस होगी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इस केस में जो जैसे अगर ए और बी आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू गए तो ये डिस्टेंस भी हो गई और यही डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये वो इक्वलिटी वाला केस होगा जब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बाकी अदर केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, क्योंकि मान लो ये केस है तो इस केस में ये डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में ये ही रहेगी। अगर आप इस पाथ के थ्रू गए, ये वाला जो है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पाथ का लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इस वाली लाइन का लेंथ इसका लेंथ से कम है, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा। फिर एग्जांपल में जैसे ए से बी इस सेमी सर्कल के पाथ के थ्रू गए, तो डिस्टेंस क्या होगा, इस सेमी सर्कल का लेंथ वो क्या हो जाएगा, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का लेंथ, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, 2r। इसका रेडियस r है तो r + r 2r हो जाएगा। और कुछ डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन अभी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो जैसे ए और बी ये इस पाथ के थ्रू गए, ए से पहले यहाँ गए और फिर यहाँ गए, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ कितना, a + a 2a। बट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ए बी का लेंथ, वो हो जाएगा √a² + a²। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो √a² + a² मतलब √2a, ये ए बी का लेंथ हो गया। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। फिर है ये सर्कल, इसमें ए पॉइंट यहाँ था, उसके बाद बी पॉइंट यहाँ है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट गए इस कर्व के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, मतलब ये ए पॉइंट से ऐसे चले और यहाँ पर पहुँच गए। ये जो बीच का पाथ है ये वाला नहीं चले, सिर्फ यहाँ से चले और इस बी पॉइंट पर जाके रुक गए। तो इसमें अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये होगा ए और बी के बीच की टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ ऑफ सर्कल कितना है, 2πr। 2πr में से जो ये लेंथ है ए बी की, ये हटा देंगे तो बाकी ये वाली लेंथ बच जाएगी, जो कि डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री अगर, और ए बी को मान लो एक ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक डॉटेड लाइन खींच दी, और ये सेंटर ओ है, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाली, तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो सिमेट्री के हिसाब से ये बाइसेक्ट करेगी। तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है, और ये हाफ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो ए बी का जो ये वाला लेंथ है, ए और बी के बीच का जो कर्व का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, θ/360 × 2πr। तो जो थीटा है कितना है, 60 डिग्री, डिवाइड बाय 360 × 2πr। तो 60/360 × 2πr क्या हो जाएगा, πr/3। तो 2πr टोटल लेंथ ऑफ सर्कल है, और इस ए बी इसकी लेंथ कितनी है, πr/3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिस्टेंस की लेंथ है वो हमको मिल जाएगी। तो ये कर्व की लेंथ का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए होता है। कर्व की लेंथ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो जैसे ए और बी के बीच के जो कर्व की लेंथ है उसको फाइंड करना है, तो ए और बी सेंटर पे जो भी एंगल सब्सटेंड करेंगे, 60 डिग्री बना रहा है एंगल, तो जो लेंथ हो जाएगी ए बी की, स्ट्रेट लाइन की लेंथ नहीं, जो ये कर्व है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थीटा मतलब 60 डिग्री अपॉन में टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री इंटू 2πr। 2πr क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जितना भी एंगल सब्सटेंड किया है 60 डिग्री अपॉन टोटल एंगल 360 डिग्री और इनटू में 2πr। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। और एक जनरल वो वाली मेथड, जैसे 360 डिग्री एंगल पूरा जैसे सर्कल 360 डिग्री होता है तो वो पूरी लेंथ कितनी होती है 2πr। 360 डिग्री एंगल पर जो पूरी लेंथ है वो कितनी 2πr, तो 60 डिग्री पर कितनी होगी 2πr अपॉन 360 इंटू 60। तो ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होता है। 360 डिग्री एंगल पे 2πr लेंथ हो गई, तो 60 डिग्री एंगल पे कितना होगा
2πr/360 इंटू 60 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ए बी को जो स्ट्रेट लाइन जॉइन करेगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ए बी की जो डिस्टेंस है, ए बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये वाले ट्रायंगल को देखेंगे। जैसे ये वाला एंगल कितना था 30 डिग्री, ये हाफ हाफ हो गया था, तो sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आर। ये वाला ट्रायंगल ओ बी और ये मान लो ओ डैश है, तो ओ डैश और बी, तो ये वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आर हाइपोटेनियस हो गया और ये ओ बी परपेंडिकुलर हो गया sin 30 के। तो sin 30 हो जाएगा ओ बी अपॉन आर। तो यहाँ से ओ बी क्या आ जाएगा आर sin 30 मतलब r/2। और ए बी क्या है, जो ओ पॉइंट है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए बी हो जाएगा ओ बी प्लस ए ओ मतलब 2 टाइम्स ओ बी और ए ओ इक्वल हैं, ओ बी और ओ ए दोनों इक्वल हैं, तो ए बी हो जाएगा 2 टाइम्स ओ बी मतलब 2 टाइम्स r/2। तो ये ए बी की लेंथ हो जाएगी वो आर हो जाएगी। और इस यहाँ से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे ए बी की लेंथ, ये आर है, ये आर है, ये ओ ए की लेंथ, ओ डैश ए की लेंथ आर है, ओ डैश बी की लेंथ आर है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये आर है, ये आर है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ए बी की लेंथ भी आर हो जाती। और हम ये कंस्ट्रक्शन करके भी निकाल सकते हैं, ए बी जो है वो आर आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट आर है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 5πr/3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट पी इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन रोड। तो ये व्हील जो है वो रोड पर रोल कर रहा है, तो इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है हमको। तो ये हाफ रोटेशन के बाद हमको इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये पॉइंट पी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो रोलिंग करते 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 हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट टॉप पोजीशन पर पहुँच जाएगा। मान लो ये इसी एक्सिस के अबाउट यहीं पर रोटेशन कर रहा है, तो हाफ रोटेशन क्या होगी, हाफ रोटेशन होगी जब ये पॉइंट ऐसे रोटेट करके इस टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर वापस यहीं आ जाएगा तो फुल रोटेशन होगी। हाफ रोटेशन मतलब ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो ये रोल करेगा, तो ये ऐसा जाएगा और इस पॉइंट पर हाफ रोटेशन के बाद पहुंच जाएगा। मतलब किसी भी सर्कल, जैसे किसी भी सर्कल को लो और ऐसे रोटेट करते जाओ, तो उसका जो हाफ रोटेशन के बाद जो बॉटम वाला पॉइंट है वो टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो जो पी पॉइंट है वो पहले यहाँ था, हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, पी पी डैश की बीच की लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पी पी डैश जो हो जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो हाफ रोटेशन किया इसने, तो इसने जो इस सर्कल की जो लेंथ इस रोड पर कितनी कवर हुई होगी, मतलब ये पॉइंट जो है रोल किया, तो ये इतनी लेंथ जो है इस रोड पर कवर हुई होगी जब जाके यहाँ पर पहुँचा। तो कितनी टोटल सर्कमफेरेंस सर्कल कितना है 2πr, हाफ सर्कमफेरेंस πr, तो ये नीचे वाली जो लेंथ होगी वो πr होगी, और जो ये वाली लेंथ है वो 2r हो जाएगी। तो पी पी डैश की लेंथ हो जाएगी πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस 4 और ओवरऑल अंडर रूट में। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये लेंथ πr कैसे है ये एक बार और समझा देते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर था और ये रोल किया और इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो ये जो सर्कल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये पहले मान लो ये जो इतना है ये पहले इस पर आ गया, ये ऐसा आया, फिर जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ आएगा, फिर ये वाला पॉइंट है वो यहाँ आएगा, फिर जो टॉप वाला पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, और ये बॉटम वाला पॉइंट है वो टॉप पर पहुँच जाएगा। तो ये जो पूरा है जो इतना वो इस लाइन के अलोंग कवर हो जाएगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो इतना डिस्टेंस है वो इस लाइन के अलावा कवर हो जाएगा। तो इतना डिस्टेंस जो है वो πr हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई पाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू r स्क्वायर का रूट,
और डायरेक्शन निकालनी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मान लो ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 2r अपॉन पाई आर, तो 2 एंगल विथ द ग्राउंड, टेन थीटा इक्वल टू 2 तो ये थीटा एंगल विथ ग्राउंड डायरेक्शन हो जाएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल पॉइंट पे हम टेल रखते थे, फाइनल पॉइंट पे हम हेड रखते थे, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज होता है वो स्पीड कहलाता है। तो स्पीड अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे तो दो ही टाइप्स की स्पीड पूछी जाएगी, या एवरेज स्पीड पूछेगा या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा। तो एवरेज स्पीड मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जितने भी आपकी स्पीड्स रही, मतलब मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुछ स्पीड थी, t इक्वल टू 3 पर कुछ स्पीड थी, उन सब का एवरेज निकाल के जो स्पीड आती है वो एवरेज स्पीड होती है। जैसे आप बाइक से जा रहे हो और आपसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछना है कि बताओ अभी आपकी स्पीड कितनी है, तो आप स्पीडोमीटर में देखोगे और बताओगे। तो मान लो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर है, तो आप बता दोगे 45 किलोमीटर पर आवर मेरी इस स्टेट पर, मतलब इस समय पर मेरी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है। और आपने जैसे किसी और टाइम पे पूछा, आपको मान लो उस टाइम पे स्पीडोमीटर में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप बता दोगे 40 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे स्पीड पूछी जाए तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और एवरेज स्पीड होती है ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपने 40 किलोमीटर कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी 2 टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाएगा कि इस टाइम पे बताओ कि वेलोसिटी क्या है, तो आप वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप बता दोगे कि 40 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है और वेलोसिटी है, और किसी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे वो डायरेक्शन बता देंगे, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मान लो आप ए से बी गए और बी से फिर थोड़ा और ए की तरफ आए, तो आपकी जो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस जो इतना है, मान लो ए बी एक्स है और आप बी से थोड़ा और x/2 वापस आए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस x/2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने वाला, मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है उसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर है, वो समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, बट ये पॉइंट ए ऐसा गया बी पर पहुंचा और वापस कुछ यहाँ पर आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा x माइनस x/2, मतलब x/2 डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x/2 और टाइम कितना लगा, जो भी टाइम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से पहले यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आया, तो इस जो पूरा टाइम टोटल टाइम लगा हुआ उससे डिवाइड कर देंगे x/2 को, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी की भी कुछ डायरेक्शन रहेगी, तो वो हम निकालेंगे क्वेश्चंस में। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, जीरो, तीनों हो सकती है, बट जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। एवरेज वेलोसिटी इन अ क्लोज्ड कर्व इज 0, क्योंकि क्लोज्ड कर्व में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, क्योंकि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब एवरेज वेलोसिटी भी 0। बट क्लोज्ड कर्व में एवरेज स्पीड 0 नहीं होती, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 0 नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टेंस आएगा। वापस इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे और वापस इस पॉइंट पर आ गया, तो जो पाथ का लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा, वो 0 नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फिर एक एग्जांपल है, अ कार गोस 40 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर एंड देन 30 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले एक कार 40 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, ईस्ट ये डायरेक्शन है, और फिर 30 और इसको टाइम लगता है 2 आवर। फिर 30 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है और इसको यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। तो 40 किलोमीटर ईस्ट में चली 2 घंटे के लिए और 30 किलोमीटर नॉर्थ में चली 1 घंटे के लिए। एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 40 यहाँ चला, 30 यहाँ चला, 40 + 30 70 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर यहाँ और 1 आवर यहाँ, तो 3 आवर्स। तो 70/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी उसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, √40² + 30², ये 90 डिग्री है क्योंकि, तो वो आ जाएगी 50। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर और टोटल टाइम यहाँ पे 2 आवर + 1 आवर 3 आवर, तो 50/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी आ गई। और डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो स्केलर है, तो इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो जो भी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये था, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये था तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही रहेगा। तो वो हम थीटा निकाल सकते हैं, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर में टाइम सेम है, बस ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है। तो यहाँ डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एवरेज स्पीड भी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ कार गोज फ्रॉम A to B एट स्पीड v1 एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A एट स्पीड v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो पहले A से B गई v1 स्पीड से और B से वापस A पर आ गई v2 स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि A से B गई और वापस B से A पर आ गई, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट A हो गया। तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले A से B गई वो डिस्टेंस और B से A गई वो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दोनों में सेम ही रहेगा। और टाइम निकालना पड़ेगा, A से B और B से दोनों में जो टाइम लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू x, और टाइम A से B जाने में मान लो t1 टाइम लगा और B से A जाने में t2 टाइम लगा। A से B गए तो t1 टाइम लगा और B से A वापस आए तो t2 टाइम लगा, और A और B के बीच का डिस्टेंस हो गया x। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x इस तरफ जाने का और फिर इस तरफ वापस गए तो फिर से x, तो x + x 2x। और टोटल टाइम A से B जाने में t1 और B से A जाने में t2, तो t1 + t2 टोटल टाइम। और t1 क्या होगा, A से B गए तो टाइम t1 लगा, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो A से B में डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है v1, तो x अपॉन v1 हो जाएगा t1। और इस तरफ में डिस्टेंस कितना है, वापस x ही है, और स्पीड कितना है v2, तो t2 क्या हो जाएगा, x अपॉन v2। तो यहाँ पर t1 और t2 की वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2v1v2 अपॉन v1 + v2। तो जो क्योंकि हमको जो क्वेश्चंस में सिर्फ v1 और v2 दिया गया था, तो हम x और t1 के t2 के टर्म्स में तो आंसर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमने एज्यूम किया है। क्वेश्चन में सिर्फ v1 और v2 दिया था, तो हमको v1 और v2 के टर्म्स में आंसर निकालना है। और यहाँ पर एवरेज स्पीड v1 + v2/2 के इक्वल नहीं है,
यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि ए से बी गया V1 स्पीड से और बी से ए गया V2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड वो निकाल लेते हैं V1 + V2/2। बट ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। एवरेज स्पीड के लिए जो बेसिक फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो लगा के निकालना पड़ेगा, जो डिफरेंट आएगा, V1 + V2/2 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, अ कार गोज फ्रॉम A to B, फॉर हाफ ऑफ द टाइम इट मूव्स विद स्पीड V1 एंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम इट मूव्स विद स्पीड V2, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो आंसर आएगा वो V1 + V2/2 आएगा, एवरेज जो स्पीड रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल था तो यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड V1 + V2/2 नहीं आएगी। यहाँ पर टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं, कुछ टाइम के लिए V1 से मतलब T टाइम के लिए V1 से चली और T टाइम के लिए ही V2 से चली, मतलब दोनों टाइम इंटरवल सेम है। तो जब टाइम इंटरवल सेम होती है तो हम एवरेज स्पीड को V1 + V2/2 लिख सकते हैं। बट आपको इन सब शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं जाना है, बेसिक फॉर्मूले को लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आपको आंसर मिल जाएगा। इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ए से बी गया V1 स्पीड से, और फिर मतलब ए से इस पॉइंट पर गया V1 स्पीड से और इस पॉइंट से बी पर गया V2 स्पीड से, और टाइम दोनों में सेम लगा, यहाँ पर भी T टाइम, यहाँ पर भी T टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड के लिए। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया V1 × T, और ये कितना V2 × T, तो V1T + V2T टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना लगा T + T 2T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा V1 + V2/2। और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो A से B के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो सेम ही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा V1T + V2T, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को इक्वल बोलेंगे एवरेज स्पीड के, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड क्या है स्केलर, हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, बट इनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम स्पीड के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल है, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड्स v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो एक मैन ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाता है, तो पहला जो हाफ डिस्टेंस है ए बी का जो हाफ डिस्टेंस है मान लो d, ए से डी जाता है तो ए डी का हाफ डिस्टेंस मान लो ए बी है जो कि डी है, और ये इधर डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस भी डी है। तो आधा डिस्टेंस जो है वो स्पीड वी से जाता है, तो ए से बी तक वो वी स्पीड से जाता है। फिर जो अदर हाफ डिस्टेंस बचता है जो बी डी डिस्टेंस है वो दो डिफरेंट स्पीड से जाता है, पहले V1 से जाता है और फिर V2 से जाता है, और उन दोनों उन दोनों स्पीड्स के लिए जो टाइम इंटरवल वो सेम है। मतलब मान लो V से C गया V1 स्पीड से और C से D गया V2 स्पीड से, तो जो V से C जाने में जो टाइम लगा वही C से D जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ जो टाइम लगा वही यहाँ टाइम लगा, दोनों टाइम इंटरवल है वो सेम है, स्पीड्स डिफरेंट है, बट यहाँ V से C गया V1 स्पीड से और टाइम लगा T, और C से D गया V2 स्पीड से और टाइम यहाँ भी लगा T। यहाँ कुछ और टाइम लगेगा, या सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, यहाँ कुछ जानकारी नहीं दी। यहाँ सिर्फ ये बोला है कि A से B गया स्पीड V से, फिर B से C गया स्पीड V1 और टाइम लगा T स्पीड, फिर C से D गया V2 स्पीड से और टाइम लगा T। तो अब एवरेज स्पीड पूछा है तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे, तो A से B D के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2D, और टोटल टाइम कितना लगा A से B जाने में टाइम कितना लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड D अपॉन V, फिर B से C जाने में कितना टाइम लगा T, और C से D जाने में T, तो ये टोटल टाइम आ गया। और यहाँ पर जो
बी से सी का डिस्टेंस है और जो सी से डी का डिस्टेंस है, उन दोनों का सम किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो वी से सी का डिस्टेंस कितना है? v1 इंटू टी, और सी से डी का डिस्टेंस v2 इंटू टी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो टी यहाँ से डी अपॉन वी1 प्लस वी2 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2d और टोटल टाइम यहाँ से डी अपॉन वी प्लस ये टी की जगह डी अपॉन वी1 प्लस वी2 और डी अपॉन प्लस डी अपॉन वी1 प्लस वी2। तो 2 बार टी है तो ये 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर फाइनल ये आ जाएगा 2 इंटू वी1 प्लस वी2 अपॉन 2v प्लस वी1 प्लस वी2। तो हमको v दिया था, v1 दिया था और v2 दिया था। तो हमको इन तीनों के टर्म्स में जो फाइनल आंसर है वो निकालना था। तो हमने d एज्यूम किया था और t एज्यूम किया था। तो हमको d और t को एलिमिनेट करना था। पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाला 2d और टाइम निकाला, इधर लगा d अपॉन वी और इधर हमने t टाइम मान लिया था, इधर भी t टाइम मान लिया था। तो t प्लस टी 2t प्लस डी भी हमको टोटल टाइम लगा। तो आपको d भी एलिमिनेट करना है और t भी एलिमिनेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर 2d रख दिया है, तो नीचे भी डिस्टेंस के टर्म्स में हमको लिखना पड़ेगा टाइम, ताकि जो ऊपर d और जो नीचे d है वो कैंसिल हो जाए। तो हमको t को पहले d के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हमने जो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू डी कर दिया। तो बी सी कितना v1 इंटू टी और सी डी कितना है v2 इंटू टी इक्वल टू डी। तो t आ जाएगा d अपॉन वी1 प्लस वी2, इसको यहाँ रखेंगे, d से d कैंसिल आ जाएगा और फाइनल आंसर v1 और v2 और v के टर्म्स में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो हमसे ये 2 टाइप की वेलोसिटी पूछी जाएंगी क्वेश्चन में। या तो एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे कि वेलोसिटी एट कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे देंगे, जैसे t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बोलेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, ऐसे बोलेंगे। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी तो एक इंटरवल में निकालते हैं, जैसे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक पार्टिकल चला और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही 5 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 अपॉन इंटरवल क्या हो गया टाइम का 3 to 5 सेकेंड, मतलब 5 - 3 2 सेकेंड। तो 5 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये तो हो गया लार्ज इंटरवल के लिए। अब कोई पूछे कि मान लो 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल चला 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट की। अब कोई पूछ रहा है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड से t इक्वल टू 4.00001 इस इंटरवल में बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब मतलब अप्रोक्सीमेटली ये भी बोल सकता है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताओ, क्योंकि t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 4.0001 वो बहुत स्मॉल इंटरवल हो जाएगा। तो उसको ये भी बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। मतलब वो वेलोसिटी हो जाएगी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो डेल्टा t तो बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 0 के क्लोज, क्योंकि 4.00001 माइनस 4.00001 आएगा, बहुत टेंडिंग टू 0, मतलब और भी छोटा इंटरवल होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा टी को हम रिप्लेस क्या कर देंगे डी टी से। तो डी टी क्या हो जाएगा बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, डी टी होता है बहुत छोटा इंटरवल। तो डेल्टा एस को रिप्लेस कर देंगे डी एस से। डी एस हो जाएगा स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर स्मॉल चेंज इन पोजीशन। एस क्या होता है, एस को हम पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कहाँ पर है उसको हम पोजीशन बोलते हैं किसी पार्टिकल की। तो डी एस क्या हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है। तो डी एस हो जाएगा स्मॉल चेंज इन पोजीशन या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी थी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो अब डेल्टा एस की जगह क्या आ जाएगा डी एस और डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा डी टी। तो जो एवरेज वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। तो स्मॉल इंटरवल टाइम में डेल्टा टी 0 होता है, तो डेल्टा टी इज रिप्लेस्ड बाय डी टी और डेल्टा एस इज रिप्लेस्ड बाय डी एस।
तो और डी एस बाई डी टी हमने डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स में चेंज करने से वाई में क्या चेंज आ रहा है। तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एस क्या है पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम में चेंज करने से पोजीशन में क्या चेंज आएगा। और क्या पढ़ा था, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ, एस पोजीशन हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा। तो इसके ग्राफ का जो स्लोप निकलेगा वो वी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, मतलब मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो वो पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि स्लोप को ही वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस केस में कांस्टेंट स्लोप के केस में कांस्टेंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो जब उसका एवरेज निकालेंगे वो भी क्या आएगा 5, हर पॉइंट पे 5 है तो एवरेज भी 5, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर वेरिएबल स्लोप है, तो वेरिएबल स्लोप है तो उसमें हम 2 पॉइंट्स को लेकर स्लोप नहीं निकाल सकते, 2 पॉइंट्स को स्लोप नहीं लेके स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगी, ना कि इस कर्व का स्लोप। तो स्लोप होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट स्लोप है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, और वो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब अगर कांस्टेंट स्लोप है तो स्लोप इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब इक्वल रहेगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यही स्लोप होता है और यही एवरेज वेलोसिटी और यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन अगर स्लोप वेरिएबल है तो हमको स्लोप एट 1 पॉइंट निकालना पड़ेगा। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर वेरिएबल स्लोप है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स से हम स्लोप निकाल देते वाई वर्सेस एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, तो हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में 0.2 को 0.1 के पास ले गए थे, डेल्टा टी 0 के टेंड हो गया था, तो डेल्टा टी को डी टी से और डेल्टा एस को डी एस से रिप्लेस कर दिया था। वहाँ पर बाई और एक्स लिए थे, जहाँ पर एस और टी ले रहे हैं, सेम कंसेप्ट है। तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो मान लीजिए एस है टी स्क्वायर, तो डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी तो इक्वल टू 2t आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी वो डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2t, जो कि स्लोप की इक्वल है। तो यहाँ पर स्लोप वेरी कर रही है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर वेरी करेगी। और हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पर भी वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे। तो उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, एस यहाँ पर टी स्क्वायर है तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा 2t, टी की पावर 2 मतलब 2 नीचे आ जाएगा और टी की पावर 2 माइनस 1, तो 2t यहाँ पर स्लोप हो जाएगा। और किसी पॉइंट पर निकालने, मान लीजिए T1, S1 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगी 2 इंटू T1, टी की जगह T1 रख देंगे, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट T1, S1। अगर मान लीजिए वेलोसिटी T2, S2 पर निकालनी है तो T की जगह क्या रख देंगे T2 रख देंगे, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 2 इंटू T2। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालना है तो T1 की जगह T की जगह 1 रख देंगे, 2 आ जाएगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है तो t की जगह 2 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे 3 पर निकालेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है विद टाइम। तो ये हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये ग्राफ में जो स्लोप है वो इंक्रीज़ कर रही है, मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। तो अगर हमको वेलोसिटी मतलब कैसे वेरी कर रही है वो देखना है तो हम ग्राफ में स्लोप को देख सकते हैं कि स्लोप कैसे वेरी कर रही है। अगर स्लोप इंक्रीज़ कर रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। स्लोप मान लीजिए ऐसे होकर डिक्रीज़ करने लगी तो मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज़ करेगी। स्लोप अगर जैसे
यहाँ आके मान लीजिए कांस्टेंट हो गई, यहाँ से चलने लगी स्लोप, मतलब वेलोसिटी भी वहाँ पर कांस्टेंट हो गई, स्लोप मान लीजिए 0 हो गई यहाँ पर आके, मतलब ऐसा कुछ कर्व बन गया ऐसा, मतलब स्लोप यहाँ पर 0 हो गई, तो मतलब वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर वेलोसिटी को देखना है कि उसका कैसे वेरी कर रही है, क्या वैल्यूज़ हैं, तो हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप को देख सकते हैं। तो दिस कैन बी सीन फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो, एज स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर मान लो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो हमको पहले 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखना होगा और उसको डिवाइड बाय 3 - 2 टाइम इंटरवल 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ एस इक्वल टू टी स्क्वायर में 2 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और एस एट 3, ये एस है पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वो हो जाएगा 4, और पोजीशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड वो हो जाएगा 9। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, तो S3 - S2 कर देंगे तो 9 - 4 5 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो 9 - 4 5 अपॉन 3 - 2 1, तो 5/1 इक्वल टू 5, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये इस इक्वेशन के हिसाब से दिया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये पोजीशन जो है वो मीटर में है, यहाँ पर मीटर लिखा है। तो हमको फाइंड करना है फर्स्ट वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड का हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो एस है वो है पोजीशन, और जो डी एस है वो है स्मॉल चेंज इन पोजीशन, डी लगाया मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जो चेंज इन पोजीशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन गए तो जो चेंज हुआ पोजीशन में वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल चेंज के लिए डी लगा देते हैं, तो डी एस हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या फिर स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और अपॉन डी टी कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, या फिर चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी, और ये स्मॉल होगा, डी एस मतलब स्मॉल चेंज, डी एस अपॉन डी टी। और टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड करना है, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3 × 3 और टी की पावर 3 - 1 मतलब 2, तो -9t² प्लस 2t² का डिफ्रेंशिएशन 4t प्लस 11t का 11, और एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पूछा है तो टी इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो -9 + 4 + 11 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा है तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, उसमें टी इक्वल टू 3 सेकेंड पुट कर देंगे तो -51 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है, जो ये पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, इसको ग्राफ में प्लॉट करा है, तो ऐसा ग्राफ बना है। तो और यहाँ पर जो नेगेटिव टाइम दिया है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि टाइम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो से स्टार्ट होता है टाइम हमेशा। तो नेगेटिव वाले को सिर्फ मैंने ग्राफ पूरा करने के लिए इसको नेगेटिव वाले को भी इंक्लूड किया है, बट हम जो पोजीशन या फिर वेलोसिटी या जो भी चीज़ देखेंगे वो टी इक्वल टू 0 से लेके फर्दर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब टी इक्वल टू 1 2 3 सेकेंड यहाँ पर देखेंगे, नेगेटिव टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सब ग्राफ बनाने के लिए बता दिया। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का अज्यूम करते हैं कि ये जो ग्राफ है टी इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक, ये जो है वो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उस डायरेक्शन की लाइन ऑफ मोशन है, मतलब पार्टिकल जो है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ये ऐसा नीचे की तरफ आया, तो ये गलत है। पार्टिकल ऐसे इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये जो ग्राफ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन विथ टाइम है, मतलब मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 थी तो हमने एक पॉइंट जे ले लिया 0,
फिर t इक्वल टू 1 पे पोजीशन कुछ थी, ये पॉइंट ले लिया हमने, फिर t इक्वल टू 2 पर ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हमने, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ग्राफ बनाया है। तो ये जो ग्राफ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एस बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एस कैसे वेरी कर रहा है। ये लाइन ऑफ मोशन नहीं बता रहा है कि पार्टिकल इस लाइन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, ये गलत है, ऐसे मोशन नहीं कर रहा है। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। मतलब मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन में कभी इधर ऐसे मोशन कर रहा है, प्लस और माइनस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। 2D या 3D में मोशन नहीं कर रहा है, दिस इज मोशन इन 1D। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की वेरिएशन है, टाइम के साथ जो पोजीशन की वेरिएशन है, पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे वेरी कर रहा है, उसका ये वेरिएशन ग्राफ शो कर रहा है। ये लाइन ऑफ मोशन शो नहीं कर रहा है। एक्चुअल में जो लाइन ऑफ मोशन है वो ये है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, उसमें ये प्लस और माइनस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट कर रहा है, कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है। तो मान लीजिए कि जो पोजीशन है वो एक्स डायरेक्शन, मतलब इसको एक्स एक्सिस मान लो, तो ऐसे जो है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो जो वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी रहेगी वो 6 मीटर पर सेकेंड, और प्लस है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन भी 0 है और वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ये डिफरेंशिएट करने के बाद आई पोजीशन को, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल पोजीशन होगी। मतलब किसी भी मान लीजिए एक कार को, जो टॉय कार होती है, उसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया और 11 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी। तो t इक्वल टू 0 पर हमने यहाँ पर रखा, उसकी पोजीशन 0 मीटर है और 11 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पर। यहाँ से वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में गई कार। t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड बची, उसकी वेलोसिटी कम गई, मतलब धीरे धीरे जाकर रुकने लगी वो, तो वेलोसिटी कम होने लगी। तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जा रही। और पोजीशन क्या हो गई है उसकी 10 मीटर। तो कितना इस इनिशियल पोजीशन से वो कितना 10 मीटर चल चुकी है। पहले s इक्वल टू 0 था, अब s इक्वल टू 10 है और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। अब थोड़ी देर बाद वो जाएगी और थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। रुक के मान लीजिए ऑटोमेटिक कार है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। पहले पॉजिटिव में जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। पहले 11 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में वेलोसिटी थी, फिर 6 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में वेलोसिटी, फिर धीरे धीरे करके कार रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई। अब इस डायरेक्शन में वो जाएगी, इस पोजीशन के हिसाब से जो ये फंक्शन दिया है उसके हिसाब से अब जो कार जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद वापस जो इनिशियल पोजीशन थी उस पोजीशन पर आएगी और उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में, फिर और फर्दर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो 51 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में रहेगी, जो कि हमने निकाली है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर -51। यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 51 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। और अब पोजीशन क्या हो गई उसकी, ये t इक्वल टू 0 है और s इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव माना है, यहाँ पर नेगेटिव माना है। तो अब इस यहाँ से s इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन पे आई है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ कितना है 30 मीटर। तो पोजीशन क्या हो जाएगी -30, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। तो t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पोजीशन हमेशा t इक्वल टू 0 को लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ पर पोजीशन भी 0 है। फिर t इक्वल टू 1 पर उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, पोजीशन हो गई 10 मीटर। फिर फर्दर गई, फिर स्टॉप हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट करना चालू किया। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इस डायरेक्शन में 51 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी और उसकी पोजीशन क्या होगी -30 मीटर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो जो s इक्वल टू 0 था उसके लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव माना है, तो लेफ्ट साइड में आई है
और 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, s=0 से, तो -30 मीटर, और वेलोसिटी -51 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में कार चल रही है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ना, वो टाइम एक्सिस नहीं है, दिस इज़ नॉट टाइम एक्सिस, दिस इज एक्चुअली लाइन ऑफ मोशन। इस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मोशन कर रहा है, कार इस लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रही है। टाइम एक्सिस मतलब यहाँ से ये है टाइम एक्सिस, ये है पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ना, तो यहाँ पर टाइम एक्सिस, यहाँ पर टाइम की वैल्यूज लिखी जाएंगी -10 -9, जो कि नेगेटिव टाइम नहीं होता, बट ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, जैसे -10 -9 0 पर 1 2 3 4 5 ऐसे, और पोजीशन -10 -9 -8 -7 0 1 2 3 4 ऐसे। तो जो ये है वो टाइम एक्सिस नहीं है, ये एक्चुअल में लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और कार। तो यहाँ पर जो अभी मैंने समझाया था ग्राफ में, ये जो कर्व है वो कार की मोशन का कर्व नहीं है, मतलब इस कर्व के अलोंग कार मोशन नहीं कर रही, एक्चुअल में कार जो मोशन कर रही है इस लाइन के अलोंग कर रही है। तो ये है लाइन ऑफ मोशन, और ये टाइम एक्सिस नहीं है। कई लोग समझ लेते हैं जैसे t=0 1 3 लिखा है मतलब ये टाइम एक्सिस होगा कुछ, बट वो चीज़ें नहीं है। ये इस लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रही है, और हम डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट पोजीशन और वेलोसिटी निकाल रहे हैं। जैसे t=0 पर कार यहाँ थी, फिर t=1 पर यहाँ पहुँच गई, फिर t=3, अगर ये टाइम एक्सिस होती तो t=3 कहाँ फर्दर आगे होना चाहिए था, बट ये लाइन ऑफ मोशन है। तो t=3 पर जहाँ कार होगी वहीं पर हम t=3 सेकेंड लिखेंगे। तो कार यहाँ पर है तो यहाँ पर t=3 सेकेंड लिखेंगे, और जो भी वेलोसिटी और पोजीशन यहाँ पर है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जैसे t=1 से t=3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t=1 से 3 सेकंड के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, या फिर चेंज इन पोजीशन एट टाइम =3 माइनस पोजीशन एट टाइम =1 सेकंड निकालेंगे, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, 3 - 1 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 1 सेकेंड, पोजीशन एट 3 सेकेंड पोजीशन एट 1 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, एस का ये फंक्शन दिया है, इसमें t=3 पुट कर देंगे तो ये -30 मीटर आ जाएगा। तो -30 माइनस पोजीशन एट 1 सेकेंड, पोजीशन एट 1 सेकेंड, तो t=1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो -30 - 10 अपॉन टाइम इंटरवल 3 - 1, ये आ जाएगा -40/2 -20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। -20 मतलब जो एवरेज ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब कुछ देर के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी रही होगी, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव वेलोसिटी होगी। जो ओवरऑल एवरेज करके जो वेलोसिटी आ रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, और उसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम टाइम एक्सिस तो नहीं लेकिन पोजीशन एक्सिस जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन आप देखेंगे तो -∞ -100 फिर -30, फिर बीच में -10 -8 -7 फिर 0 फिर 1 2 3 फिर यहाँ पर 10 फिर प्लस में इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी तक। तो इसको हम पोजीशन एक्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बोलने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक्सिस डिफाइन करने के लिए उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव टर्म्स होने चाहिए, -∞ से लेके -100 -10 फिर -9 -8 -7 फिर 0, फिर इस साइड में 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी तक जाने चाहिए, तो इसको हम एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन की वैल्यूज हैं वो इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। -30 यहाँ पर है, फिर कुछ डिक्रीज होके इंक्रीज होके नेगेटिव में -20 फिर -10 फिर 0, फिर यहाँ पर 1 2 3 फिर यहाँ पर 10 मीटर हो गया, फिर और इंक्रीज होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये पोजीशन एक्सिस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट टाइम एक्सिस ये टाइम एक्सिस नहीं होगी, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। टाइम की वैल्यूज़ यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, तो 3 यहाँ पर है, बल्कि 3 यहाँ पर होना चाहिए था और यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए थी टाइम की, तो इसको हम पोजीशन एक्सिस बोल सकते हैं। तो अब इसी डायग्राम में हमने t=2 सेकेंड को भी इंक्लूड किया है। तो अभी हमने क्या देखा था, t=0 पर s0 था, v11 मीटर पर सेकेंड था, फिर t=1 पर s10 था, v6 था, और t=3 सेकेंड पर s -30 और v -51 था।
और टी इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालेंगे तो एस की वैल्यू जो आएगी वो 6 मीटर आएगी प्लस में, और वी की वैल्यू आएगी -17 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो पोजीशन है वो प्लस डायरेक्शन में 6 मीटर है, मतलब टी इक्वल टू 0 से इस साइड प्लस है, इस साइड प्लस है और इस साइड माइनस है। तो यहाँ पर जो है +6, मतलब जो पोजीशन है वो टी इक्वल टू 0 का इस साइड राइट साइड में है। तो इस पोजीशन पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल इस पोजीशन पर है 6 मीटर यहाँ से। और वेलोसिटी -17, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में 17 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कैसे हुआ, तो टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड थी, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पर आया, पोजीशन उसकी कितनी होगी 10 मीटर और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ और आगे गया होगा, वेलोसिटी और डिक्रीज हो गई, यहाँ पर ये जो ऐसे टर्न मैंने बनाया, ये टर्न पार्टिकल टर्न नहीं हुआ, पार्टिकल तो ये ऐसे गया है और इसी डायरेक्शन में वापस आ गया, इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन पे। वो समझाने के लिए बस मैंने ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे बना दिया, जबकि पार्टिकल तो इस लाइन पे गया और इसी लाइन पे वापस ऐसे आ गया। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड फिर यहाँ था, फिर उसके बाद कुछ फर्दर टाइम के बाद बिटवीन टी इक्वल टू 1 सेकेंड और टी इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कुछ टाइम हुआ जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी नेगेटिव है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव के ट्रांजिशन में 0 भी आया होगा, तो वेलोसिटी कहीं पर 0 हुई होगी। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई, वी को हम 0 के इक्वेट करके, इसको 0 के इक्वेट करके हम वो टाइम निकाल सकते हैं। तो इस टाइम पर 0 हुई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगी। अब कुछ जैसे कुछ मान लीजिए -1 मीटर पर सेकेंड, इस मतलब 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड, फिर -2 -3, फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर 6 मीटर पर सेकेंड था। फिर कुछ टाइम बाद 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कुछ टाइम आया होगा जहाँ पर 0 हुई होगी। फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी -17 मीटर पर सेकेंड हो गई, नेगेटिव, मतलब 17 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में, -17 मीटर पर सेकेंड हो गई। और पोजीशन क्या हो गई, एस इक्वल टू 6 मीटर, मतलब इस पॉइंट को, मतलब एक्चुअल में तो यहाँ से गई, टी इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ पे आई, और कुछ टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो गई और फिर रिवर्स डायरेक्शन में वापस आई, और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर कार यहाँ पर आ गई। तो अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, इतना डिस्टेंस, ये और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी +6 मीटर, क्योंकि प्लस डायरेक्शन में पार्टिकल प्लस साइड में है तो पोजीशन उसकी प्लस में रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है प्लस डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड को प्लस बोला है 0 को, लेफ्ट साइड को माइनस, तो प्लेस्ड कहाँ पर है पार्टिकल, राइट डायरेक्शन में, तो पोजीशन तो प्लस में होगी, बट मूव इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में रहा है, बट जो उसकी पोजीशन, जो राइट साइड में जो पूरी में पोजीशन होगी ना, उसकी प्लस होगी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी। भले ही इस साइड में वो इस डायरेक्शन में मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन इस साइड में प्लस ही रहेगी। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसमें वेलोसिटी भी प्लस रहेगी, और अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी -17 है, बट पोजीशन +6 मीटर यहाँ पर है। तो ऐसे गया तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर आया, मतलब दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया ताकि समझ में आ जाए। तो फिर और फर्दर गया, फर्दर जाते 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 फिर टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर पोजीशन क्या हो गई -30, अब नेगेटिव एरिया में आ गया। इसकी पोजीशन यहाँ से 30 मीटर इस डायरेक्शन में है तो -30 मीटर, और वेलोसिटी 51 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो -51। अगर इस एरिया में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती, यहाँ से ऐसी डायरेक्शन में होती तो +51 होती, बट इस डायरेक्शन में है तो -51, और पोजीशन तो क्योंकि नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया में, हमने इस साइड को नेगेटिव माना है। तो ये था पूरा इस डायग्राम का, जो भी चीज़ें थी वो सब बता दी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी 0 हुई है टी इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, तो हम इसको 0 के इक्वट करके वो टाइम निकाल सकते हैं। तो अगला टॉपिक है फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो अब वेलोसिटी के टॉपिक से थोड़ा पॉज लेके अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में और बात करेंगे। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
ये हमने यही वाला पोजीशन ले लिया। तो और पूछा है कि एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पोजीशन ऑफ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड मतलब एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज -30 मीटर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड इसमें पोजीशन क्या दे रखी है, -30 मीटर। तो हमसे पूछा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो अब इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है -30 और इनिशियल पोजीशन क्या है 0। तो हम यहाँ पर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल करके -30 मीटर लिख देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर तो और t इक्वल टू 0 इज ऑलवेज इनिशियल पोजीशन, t इक्वल टू 0 को हम इसे इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। अगर इनिशियल पोजीशन बोला है तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है तो उसमें t इक्वल टू 0 पुट करके इनिशियल पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 है तो t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ पर जो t इक्वल टू 0 पर जो s इक्वल टू 0 वहाँ रेफरेंस हमने मान लिया, मतलब रेफरेंस पॉइंट ले लिया है इसको, इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स की पोजीशन डिफाइन करेंगे, इसको ओरिजिन मान लिया है। तो यहाँ पर तो अगर हम एस फाइनल माइनस एस इनिशियल ना करके डायरेक्ट टी इक्वल टू 3 पुट कर देते, टी इक्वल टू 3 पर हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, टी इक्वल टू 3 पुट करते तो जब भी -30 आता क्योंकि एस इनिशियल तो 0 है। बट अगर कोई ऐसा फंक्शन है एस इक्वल टू 5t + 5, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर एस 5 मीटर है, तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन पूछा जाएगा तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल करेंगे तो कोई सा भी, जैसे टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछा है जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो पहले टी इक्वल टू 1 पर क्या है पोजीशन 10 मीटर और इनिशियल पोजीशन क्या है 5 मीटर, तो 10 - 5 मीटर। ये कॉन्सेप्ट तो ईजी है हालांकि, लेकिन इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या ये लैंग्वेज पूछ लेते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार तो क्या है, मान लीजिए टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है और अगर ऐसा फंक्शन दे दिया तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें टी इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं 10 मीटर। वो इस एस को डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं और टी इक्वल टू 1 पुट करके 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन लिख देते हैं। बट अगर यहाँ पर करेंगे तो सही आएगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो 0 है, तो उसको ना भी लिखें तब भी डायरेक्ट पुट करके भी आंसर आ सकता है। बट अगर ऐसा फंक्शन दे दिया तो पहले इनिशियल पोजीशन निकालिए, फिर उसको फाइनल पोजीशन जो भी आपसे पूछा है टी इक्वल टू 1 सेकेंड जैसे पूछा है तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन निकालिए माइनस इनिशियल पोजीशन जो कि 5 मीटर है वो निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर आ जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी कि जो एस है ना ये पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 2 पोजीशंस का सब्ट्रैक्शन होगा जब डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर यहाँ पर पूछा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन तो टी इक्वल टू 1 वाली पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये पोजीशन है ना कि डिस्प्लेसमेंट। कई स्टूडेंट्स उसको डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये पोजीशन है। तो थोड़ा और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, उसमें 2 वेक्टर्स लिए थे। एक वेक्टर का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, तो जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो उस वेक्टर का पोजीशन हो गया था। दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकाले, वो उसका पोजीशन हो गया। फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट आ गई थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे पार्टिकल के मोशन को कंसिडर करके देखेंगे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो जैसे ये फंक्शन दिया है, सेम फंक्शन वो वाला ले लिया डिस्प्ले पोजीशन वर्सेस टाइम का। तो फाइंड पोजीशन है टी इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। तो अब यहाँ पर पोजीशन पूछा है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो वो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट देता कि इस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन या फिर फ्रॉम टी इक्वल टू 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, ऐसा कुछ देता। बट पोजीशन पूछा है तो डायरेक्ट बोलेगा फाइंड पोजीशन है टी इक्वल टू 1 सेकेंड या 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3 जो भी है डायरेक्ट पूछेगा और हमको वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन पूछी है तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एस इक्वल टू 0 आ जाएगा। टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एस इक्वल टू 10 आ जाएगा। 2 करेंगे 6 आ जाएगा और 3 करेंगे -30 जो कि यहाँ पर है।
तो दिस ऑल आर डिस्टेंसेस फ्रॉम एस इक्वल टू 0 पोजिशन आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस में लिख देंगे और नेगेटिव में आ रहा है तो -30, जो कि 30 मीटर नेगेटिव में है तो -30 मीटर पोजीशन रहेगी। और ये जो एस इक्वल टू 0 है ना, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। एस इक्वल टू 0 पॉइंट वाले को ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट मान के बाकी सबकी पोजीशन निकालते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये फंक्शन है एस इक्वल टू 5t + 5 है। अब पोजीशन एट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछा है, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें तो पोजीशन आ जाएगा 5 मीटर, और t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 10 मीटर, और t इक्वल टू 0 पर 5 मीटर है, t इक्वल टू 1 पर 10 मीटर है। तो अब जो ये जो डिस्टेंसेस है ना 5 मीटर 10 मीटर, ये कहाँ से हैं? ये t इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से नहीं है, ये हैं उस पॉइंट से जिस टाइम पर s 0 था। हमेशा s इक्वल टू 0 को ही रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है अगर क्वेश्चन में अदर पॉइंट मेंशन नहीं है तो। पोजीशन फाइंड करने के लिए, पोजीशन फाइंड करना है तो हम हमेशा ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अगर कोई अदर पॉइंट या कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम ओरिजिन को हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी s इक्वल टू 0 ना कि t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में तो t इक्वल टू 0 पर ही s इक्वल टू 0 आ रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर s 5 मीटर है, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है s इक्वल टू 0 वो किसी और टाइम पर है। तो नेगेटिव टाइम तो होता नहीं, बट ये समझाने के लिए t इक्वल टू -1 ले लो तो वहाँ पर s इक्वल टू 0 है। तो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पर t इक्वल टू -1 टाइम, जो कि नेगेटिव तो टाइम होता नहीं, बट एक अज्यूम कर लेते हैं कंडीशन t इक्वल टू -1 है, वहाँ पर s इक्वल टू 0 है। वहाँ से t इक्वल टू -1 इसमें पुट करके s इक्वल टू 0 आएगा, तो इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे ओरिजिन s इक्वल टू 0। वहाँ से 5 मीटर दूर t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 5 मीटर है, और t इक्वल टू 1 s इक्वल टू 10 मीटर आ रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, मतलब ये 10 मीटर जो है वो t इक्वल टू -1 से वाले पॉइंट से 10 मीटर दूरी है, ना कि t इक्वल टू 0 से 10 मीटर दूरी है। तो ये बात याद रखनी है कि जो s इक्वल टू 0 वाला पॉइंट रहता है उस पॉइंट से बाकी अदर पॉइंट्स की पोजीशन निकालते हैं। पिछले पॉइंट में t इक्वल टू 0 पर ही s इक्वल टू 0 तो था, तो इस पॉइंट से हम बाकी पॉइंट्स की पोजीशन निकाल रहे थे। अगर किसी की मान लो t इक्वल टू 1 पर 10 आ रहा है तो वो इस पॉइंट से थी 10 पिछले क्वेश्चन में, बट अब जो है वो जो 10 मीटर है वो इस पॉइंट से आएगी s इक्वल टू 0, t इक्वल टू -1 सेकेंड पर है तो इस पॉइंट से 10 मीटर आएगी, ना कि इस पॉइंट से। इनिशियल पोजीशन तो इसमें यही रहेगा t इक्वल टू 0 वाला, बट यहीं से स्टार्ट होगा, बट जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा जहाँ से हम डिस्टेंसेस लेंगे, मतलब जो पोजीशंस लेंगे अदर पॉइंट्स की, वो होगा s इक्वल टू 0 वाला पॉइंट। तो t इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट रहता है वो इनिशियल पोजीशन होता है जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, और s इक्वल टू 0 वाला पॉइंट जो रहता है वो रहता है रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम पोजीशन दूसरे पॉइंट्स की मेज़र करते हैं। और ये पॉइंट कब लेते हैं? जब क्वेश्चन में अदर पॉइंट कोई सा मेंशन ना हो, कि कोई सा अदर पॉइंट दे रखा हो कि इस टाइम पर ये पोजीशन है तो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लो, तो जब उस पॉइंट को लेंगे। बट अगर कोई भी पॉइंट अदर पॉइंट नहीं मेंशन रखा है तो s इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उससे हम बाकी अदर पॉइंट्स की पोजीशन मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी अदर पॉइंट दे नहीं रखा था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जैसे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 पे पोजीशन पूछी है तो डायरेक्ट इस फंक्शन में हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि नाउ फाइंड पोजीशन एट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 टेकिंग पोजीशन एट t इक्वल टू 0 एस रेफरेंस और ओरिजिन, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को रेफरेंस लो या फिर ओरिजिन मानो, उस पॉइंट से अब पोजीशंस निकालो बाकी पॉइंट की। तो अब हम डायरेक्ट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 इसमें पुट करके नहीं आंसर ला सकते। अब हमको पहले रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे 5t + 5 फंक्शन था, अब t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 है, तो जो अब न्यू पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, जो न्यू पोजीशन का फंक्शन आएगा वो 5t + 5 इनिशियल फंक्शन माइनस जो
एट टी इक्वल टू 0 जो पोजीशन थी, एट टी इक्वल टू 0 क्या थी 5, टी इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को हमको रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो उसको हमको जो इनिशियल फंक्शन था उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5 को हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो न्यू पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा वो आएगा 5t। तो अब इस एस डैश इक्वल टू 5t इसको हमको न्यू फंक्शन मान के चलना है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमको आंसर्स निकालना है। पूछा है टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 पर क्या पोजीशन है, टेकिंग पोजीशन है टी इक्वल टू 0 एज रेफरेंस और ओरिजिन। तो टी इक्वल टू 0 वाला को ओरिजिन लेना है, अब इससे पोजीशन निकालने हैं। तो टी इक्वल टू 0 ले लिया। अब टी इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन रहेगी 0, क्योंकि रेफरेंस माना है तो हमको इसको 0 बनाना है। टी इक्वल टू 0 वाली पोजीशन को इन्होंने बोला है कि इसको रेफरेंस मानो। पहले इस पे पोजीशन क्या थी 5 मीटर, तो अब हमको इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो हमने 5 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5t फंक्शन आ गया। तो टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन आ गई एस डैश 0, तो ये रेफरेंस पोजीशन बन गई। अब पूछा टी इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ, तो अब इसमें 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब न्यू पोजीशन जो इस पॉइंट की है वो 5 है। पहले क्या पोजीशन थी, पहले थी टी इक्वल टू 0 पर इस पॉइंट की पोजीशन क्या थी 5 में, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 मीटर आएगी। और टी इक्वल टू 1 पर क्या पोजीशन थी, 1 पुट करेंगे तो 10 आएगी। ये 1 है, ये 1 0 नहीं, ये 1 और 0, तो ये 10 है। और अब न्यू पोजीशन क्या है इन दोनों पॉइंट्स की, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो गया तो पोजीशन भी चेंज हो गया। हमने वेक्टर्स में देखा था ओरिजिन पोजीशन इज ओरिजिन डिपेंडेंट, अगर ओरिजिन चेंज होगा तो पोजीशन भी पॉइंट्स की चेंज होगी। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन चेंज कर दिया है, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी 0 और इस पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी 5। तो जो न्यू पोजीशंस आएंगी वो 5 मीटर और 0 मीटर आएंगी। अब हम डायरेक्ट इस फंक्शन में टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 पुट करके आंसर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पर रेफरेंस वही था जो जनरली रहता है, एस इक्वल टू 0 वाला पॉइंट यहाँ पर। तो इसमें हम डायरेक्ट टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर अब हमको रेफरेंस दे दिया है, टी इक्वल टू 0 वाला पॉइंट रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पर तो एस इक्वल टू 5 मीटर है, तो अब इसको हमको 0 बनाना पड़ेगा। तो 5t + 5 में से 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 5t। अब यहाँ पर टी इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 0 बन चुका है, ये रेफरेंस बन चुका है। और अब हम इसको टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो न्यू पोजीशन आएगी 5। और अब जो -1 वाला पोजीशन जहाँ पर S0 था, तो यहाँ पर टी इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हमने पहले रेफरेंस लिया था टी इक्वल टू -1 वाला, तो वहाँ पर S0 था। अब S डैश न्यू पोजीशन इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू -1 डालेंगे तो -5। तो जो पहले रेफरेंस पॉइंट था अब उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, अब उसकी पोजीशन हो गई -5 मीटर, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट न्यू वाला रेफरेंस पॉइंट ले लिया, दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो उस रेफरेंस पॉइंट के उसको ओरिजिन मान के इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी -5 मीटर और इसकी पोजीशन हो जाएगी +5 मीटर। पहले ये रेफरेंस पॉइंट था तो इसकी पोजीशन थी 0, इसकी पोजीशन थी 5 और इसकी थी 10। अब ये रेफरेंस पॉइंट है तो इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 5 है और इसकी -5 है। तो बाय चेंजिंग रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज्ड, वो हमने वेक्टर्स में भी देखा था। और ये भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिमेन अनचेंज, डिस्प्लेसमेंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी 10 - 5 जो आएगी 5। अब अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, अब टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 वाले पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या आएगी, न्यू पोजीशन 5 है और इसकी न्यू पोजीशन 0 है, तो 5 - 0 फिर से 5। तो डिस्प्लेसमेंट इज रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, रेफरेंस चेंज करने से पोजीशन चेंज हो गई। डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो कि हमेशा सेम रहेगा, भले ही रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले जाओ बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। रेफरेंस पॉइंट कहीं भी अदर पोजीशन पे ले जाने से इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहेगा। तो यही हमने वेक्टर्स में बताया था, वेक्टर्स का यूज़ करके। अब यहाँ पर हमने मोशन ऑफ पार्टिकल का यूज़ करके हमने इसको समझाया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एस इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² दिया है, पोजीशन एसेट फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, और हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट रेस्ट फॉर सेकेंड टाइम, और टाइम यहाँ पर सेकंड में दिया गया है। तो यहाँ पर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को देख रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह हम जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम डायरेक्शंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स पे बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt। तो यहाँ से ds/dt करेंगे तो टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t² और 6t² का, और t² का हो जाएगा 2t, तो 6 × 2 12। तो वेलोसिटी हो जाएगा 3t² माइनस 12t मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने पूछा है कि व्हेन इट इज़ एट रेस्ट फॉर सेकेंड टाइम, मतलब रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, तो पार्टिकल एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो 3t² माइनस 12t को हमको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल करेंगे तो t के 2 टाइम्स आ जाएंगे, एक t = 0, एक t = 4। तो t = 0 मतलब इनिशियल टाइम, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पर था। इन्होंने पूछा है व्हेन इट इज़ एट रेस्ट फॉर सेकेंड टाइम, तो सबसे पहले तो t = 0 पर रेस्ट पर था, पर जो सेकेंड टाइम जो रेस्ट पर आया है वो t = 4 सेकेंड पर आया है। तो t = 4 हमको टाइम मिल गया। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट रेस्ट फॉर सेकेंड टाइम, तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी पार्टिकल की। तो t = 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, 0, इसमें पुट करेंगे t = 0, तो एस एट पोजीशन एट t = 0 0 आ गई। t = 4 पर पोजीशन निकालेंगे तो 4 इसमें पुट करेंगे तो -32 मीटर, मतलब 0 जहाँ था तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो ये डायरेक्शन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 4 है वो इस डायरेक्शन में मतलब 32 मीटर इस डायरेक्शन में आई है, अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल गया है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0, फाइनल पोजीशन क्या है -32, तो -32 माइनस 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगी -32 मीटर। और हम डायरेक्शंस को माइनस और प्लस में इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम अभी मोशन इन बंडी देख रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो एक डायरेक्शन प्लस होगी और एक डायरेक्शन माइनस होगी। मान लो एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो एक प्लस आई कैप एक माइनस आई कैप, वाई एक्सिस में अगर मूव कर रहे हैं तो एक प्लस जे कैप एक माइनस जे कैप। तो सिर्फ हम 2 डायरेक्शंस प्लस और माइनस से हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ मोशन इन बंडी पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा -32 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 32, तो 32 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होगा। तो जैसे मान लो s = +10 है, मतलब +10 मीटर पर पार्टिकल प्लेस्ड है, और उसकी वेलोसिटी जो है +5 मीटर पर सेकेंड है। मान लो ये डायरेक्शन प्लस है और ये डायरेक्शन जो है वो माइनस है, तो और ये 0 है, s = 0 ये है, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो मान लो s = 10 मीटर +10 मीटर जहाँ कहीं प्लेस्ड है, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब +5 मीटर पर सेकेंड। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, जो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होता है। और जो अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी एक्सेलरेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो हमेशा सिर्फ वेलोसिटी से ही होता है। तो हमको ना ही एक्सेलरेशन देखना है ना ही डिस्प्लेसमेंट देखना है, हमको सिर्फ वेलोसिटी देखना है अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर +5 मीटर पर सेकेंड मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। मान लो v -5 है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में होगा। मान लो v = 0 है, v = 0 मतलब क्या, पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब कोई मोशन ही नहीं है। कोई मोशन ही नहीं है तो उसका डायरेक्शन क्या बताएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे s = -10 मीटर है, मतलब पार्टिकल इधर पर प्लेस्ड है और वेलोसिटी +5 है,
पार्टिकल नेगेटिव में प्लेस्ड है और वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन मोशन होगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। प्लेस्ड यहाँ पर है बट मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इसका मोशन हो गया। और मान लो v इक्वल टू -5 है, यहाँ पर प्लेस्ड है और इस डायरेक्शन में मोशन कर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। और s इक्वल टू 0 यहाँ पर प्लेस्ड है ओरिजिन पर, और v इक्वल टू +5 है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इस डायरेक्शन में होगा। और v इक्वल टू -5 है, मान लो, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इन तीनों केसेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट में s इक्वल टू 10 मीटर जहाँ पर था और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो डायरेक्शन मोशन इस डायरेक्शन में, और अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इस डायरेक्शन में रहेगा। और ये सेकंड और थर्ड केसेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसको डेल्टा एस nth या फिर एस nth से भी डिनोट कर सकते हैं। तो nth सेकंड मतलब क्या, मान लो 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड मतलब 3 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और जो 4th सेकंड है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब 3 सेकंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो 3 और 4 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है उतने इंटरवल को हम 4th सेकंड बोलेंगे। जैसे मान लो आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 5th क्लास में पढ़ रहे हो मतलब आप 4th क्लास पास कर चुके हो और 4th मतलब 5th क्लास में आप आ चुके हो, तो आपका जो 5th क्लास का जो पूरा साल रहेगा वो 5th क्लास कहलाएगा। मतलब 4 क्लास आप पास कर चुके हो और आप 5वीं क्लास में हो, तो जो पूरा साल रहेगा वो 5th क्लास कहलाएगा। और जब 5th क्लास पास कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट 6th क्लास आ जाएगा, तो जो बीच का इंटरवल रहेगा वो उसको nth सेकंड या फिर nth क्लास, जैसे ईयर्स मान लो अभी जैसे 2024 है, तो 2023 ख़त्म हो चुका है और 2024 चल रहा है, तो ये 2024 का जो जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक का जो इंटरवल रहेगा वो 2024 ईयर रहेगा। वैसे ही सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट है। मान लो 4th सेकंड है तो 3 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, वो 4th सेकंड है, वो 3 और 4 सेकंड के बीच के इंटरवल को हम 4th सेकंड बोलेंगे। तो जो 2024 ईयर है वो हम 2023 और 2023 के दिसंबर और 2024 के दिसंबर के जो बीच का इंटरवल है उसको हम 2024 ईयर बोलेंगे। तो ऐसे एक एग्जांपल है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। तो ये पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो एस पोजीशन एट इक्वल टू 0 0 है, पोजीशन एट इक्वल टू 4 है, एट इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 28 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 28 - 0 28 मीटर। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, तो टी इक्वल तो यहाँ पर टी इक्वल टू 5 है, ऐसा टी इक्वल टू 0 0 है, पोजीशन एट टी इक्वल टू 0 और पोजीशन एट टी इक्वल टू 5 है 80, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स आ जाएगा 80 मीटर। अब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड बताओ। 5th सेकंड मतलब क्या है कि 4 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और जो 5th सेकंड है वो चालू हो गया। तो डेल्टा एस इसका फॉर्मूला जो होता है वो डेल्टा एस 5th सेकंड मतलब डेल्टा एस 5 माइनस डेल्टा एस 4। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 80 मीटर और 4 सेकंड में 28 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड कितना हो गया 52 मीटर। जैसे मिनट्स होता है, जैसे 4 मिनट में आपका हुआ है मान लो 28 मीटर डिस्प्लेसमेंट और 5 मिनट में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 80 मीटर। तो 5th मिनट में आपसे पूछा है कि 5th मिनट में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 5th मिनट मतलब 4 मिनट के बाद जो 1 सेकंड 2 सेकंड 30 40 50 और 60 सेकंड तक, 60 सेकंड के बाद 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 10 40 50 60, तो ये पूरे 60 सेकंड का इंटरवल होगा वो 5th मिनट कहलाएगा 4 मिनट के बाद। वैसे ही सेकंड्स का रहता है, 4 सेकंड कंप्लीट हो गया उसके बाद जो सब सेकंड्स या फिर जो सब यूनिट्स रहती हैं
जितने तक भी रहते हैं, उसके बाद जो 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो 5 सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से 4 सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का इंटरवल आ जाएगा। 5 सेकंड का पूरा डिस्प्लेसमेंट, उसमें से 4 सेकंड का पूरा डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 और 5 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी, मतलब 5th सेकंड के डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगी। तो डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड होगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो 52 मीटर। और इसको जनरलाइज कर देंगे तो डेल्टा एस इन nth सेकंड इक्वल टू डेल्टा एस इन n सेकंड माइनस डेल्टा एस इन n-1 सेकंड। और ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स से, अगर इसको पोजीशन के टर्म्स में लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स क्या होगा, पोजीशन एट n सेकंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकंड। और डेल्टा एस n-1 सेकंड क्या होगा, पोजीशन एट n-1 सेकंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकंड। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोजीशन एट 0 सेकंड कट जाएगा तो बचेगा क्या, पोजीशन एट n सेकंड माइनस पोजीशन एट n-1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या लिख सकते हैं, पोजीशन एट n सेकंड माइनस पोजीशन एट n-1 सेकंड, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। तो ये ऐसे पोजीशन एट n सेकंड ये है, इस पॉइंट पे आ गया है n सेकंड में, और n-1 सेकंड में मान लो यहाँ पर है, n सेकंड में यहाँ पर है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा, Sn माइनस Sn-1, मतलब ये वाला इंटरवल। तो यहाँ पर जो 5th सेकंड क्या होगा, द इंटरवल बिटवीन आफ्टर एंड ऑफ 4 सेकंड एंड बिफोर एंड ऑफ 5 सेकंड। तो 4 सेकंड एंड होगा, उसके बाद जो इंटरवल शुरू होगा, और 5 सेकंड एंड होने के पहले जो इंटरवल उसको 5th सेकंड बोलेंगे। 4 सेकंड ख़त्म हो गए, अब जो सब यूनिट्स चलती हैं 1 2 3, उसके बाद 5 सेकंड हो जाते हैं, तो जो 1 2 3 10 तक मान लो तो वो उतना इंटरवल 5th सेकंड रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी हमने वेलोसिटी पढ़ा, वो तक क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज होगी अब वो फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और एवरेज एक्सेलरेशन का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि किसी टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो डी वी बाई डी टी, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे डी एस बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे डी वी बाई डी टी से। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, वी वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर स्लोप वेरी कर रही है तो हर पॉइंट पर डी वी बाई डी टी निकाल देंगे, और उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो इसको इस पॉइंट पर स्लोप आ जाएगी। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालनी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो डी वी बाई डी टी में पुट कर देंगे, तो इस पॉइंट पर स्लोप आ जाएगी। तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है। तो जैसे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जैसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है, 2 मीटर पोजीशन इंक्रीज कर रही है पार्टिकल की। और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। मतलब t = 0 पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, t = 1 पर 4 हो जाएगी, और t = 2 पर 6 हो जाएगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, वेक्टर फॉर्म में दिया है, आई कैप मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो t² + 3t आई कैप। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड और एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 0 टू t = 3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2t + 3 आ जाएगा एक्सेलरेशन। और t = 3 पर पूछा है तो t = 3 इसमें पुट करेंगे तो 9 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि डी टी एक स्केलर क्वांटिटी है और डी वी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा बट डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर इक्वल गिवन है तो मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड और डी वी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, मतलब डी वी का मैग्नीट्यूड नहीं, डी वी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, तो डी वी का मैग्नीट्यूड तो कुछ और होगा। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एक्सलेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, ये आपको याद रखना है इस केस में। तो एवरेज एक्सलेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 क्या होगी, टी इक्वल टू 3 को इसमें पुट करेंगे तो 18 आई कैप, और वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 0 और नीचे डिवाइड बाय 3, तो 18/3 6 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज एक्सलेशन आ जाएगी। और फिर जैसे एक और एग्जांपल है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ये भी वेक्टर फॉर्म में दिया है। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट फॉर व्हाट टाइम्स, तो हम वो टाइम निकाल लेंगे जिस टाइम पर बॉडी रेस्ट पर है और उस टाइम को एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और बॉडी एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी करेंगे, तो 3t² माइनस 12t। तो बॉडी इज एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे डी वी बाई डी टी से, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 60 माइनस 12, और इन दो टाइम पर पार्टिकल रेस्ट पर था, तो इन दो पॉइंट्स पर हमको, इन दो टाइम्स पर हमको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इन दोनों टाइम्स को हम एक्सेलरेशन में पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -12 के कैप -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मान लो मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड, तो ये -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैप में, और मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस के कैप में, और एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 4 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस के कैप में। अब पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम दिया है इसमें s इक्वल टू टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे डी एस बाई डी टी से, तो वेलोसिटी आ गई 2t। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे डी वी बाई डी टी से, तो एक्सेलरेशन आ गया 2। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी में v क्या है, डी एस बाई डी टी, तो v की जगह डी एस बाई डी टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। डबल डिफ्रेंशिएशन जो कि आप 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी गिव्स एक्सेलरेशन, एस है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब एस को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो 2t आया, और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया तो 2 आया, तो जो डबल डिफ्रेंशिएशन है वो होगा एक्सेलरेशन, पोजीशन का डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। तो अभी तो हम पोजीशन से वेलोसिटी गए और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन गए, अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। अब हम वेलोसिटी गिवन होगी हमको फंक्शन ऑफ टाइम, और हमको पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अब हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का। अभी हम क्या कर रहे थे, पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, हमको वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और वेलोसिटी गिवन था, एक्सेलरेशन चाहिए था तो हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। अब वेलोसिटी गिवन होगी और पोजीशन पूछेगा तो हमको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन गिवन होगी और वेलोसिटी पूछेगा तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ v इक्वल टू 2t गिवन है, तो v इक्वल टू क्या होता है डी एस बाई डी टी, तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा, v की जगह 2t पुट करेंगे तो 2t डी टी। अब यहाँ से हम 2 तरीके के इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या तो इंडेफिनाइट या डेफिनाइट। तो पहले हम इंडेफिनाइट करते हैं, तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, और 2t डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो टी स्क्वायर, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो जो पोजीशन है वो ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब इसमें सी अननोन है, तो क्वेश्चंस में कुछ भी इनिशियल कंडीशन दी होगी सी को फाइंड करने के लिए, जैसे टी इक्वल टू 0 पर एस इक्वल टू 0 है, तो टी इक्वल टू 0 पर एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सी भी 0 आ जाएगा, तो एस इक्वल टू टी स्क्वायर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो हमको यही फाइंड करना था, वेलोसिटी दी थी हमको, पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना था, तो हमने इंटीग्रेशन किया और आंसर आ गया। हम मान लो पूछा है कि वेलोसिटी दिया, अब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ t1 से t2 इंटरवल में, मतलब t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक के बीच में जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बताओ। तो हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू 2t dt का इंटीग्रेशन, और लिमिट s1 से s2 और t1 से t2। मान लो t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है s1 और t2 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है s2। तो
डी एस का इंटीग्रेशन एस और लिमिट S1 से S2 और 2t का इंटीग्रेशन t² और लिमिट T1 से T2। तो लिमिट पुट करेंगे तो S2 माइनस S1 इक्वल टू T2² माइनस T1²। तो S2 माइनस S1 मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो डेल्टा एस हो जाएगा T2² माइनस T1²। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इंटरवल T1 टू T2। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिमिट पुट करके मिल जाएगी। यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है अगर जैसे पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। अब हमको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हम पहले पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड निकालेंगे इसमें 1 पुट करके, और पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लेंगे इसमें 2 पुट करके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट की और इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट करी और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पहले हमको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा जहाँ से वहाँ तक, वहाँ पर हमको पहले t इक्वल टू T1 टाइम पर निकालना पड़ेगा पोजीशन, t इक्वल टू T2 पर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हमको c निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे ना तो t इक्वल टू T1 पर मान लो, तो t इक्वल टू T1 पर पोजीशन क्या होगी T1² प्लस c, और t इक्वल टू T2 पर T2² प्लस c, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी है ना तो पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम में c की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम जो भी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट पूछी वहाँ पर पोजीशंस निकाल लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जनरली हम इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ कब करेंगे, तो अगर वेलोसिटी ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और हमको पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लिमिट पुट हो जाएंगी तो टी में तो लिमिट्स पुट हो जाएंगी तो ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम हमको नहीं मिलेगा। ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए पोजीशन तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और हमको डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 टू T2 फाइंड करना है तो हम डेफिनाइट का इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल जाएगा, और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम निकाला और T1 और T2 टाइम पर पोजीशन निकालनी और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये होगा, डायरेक्ट लिमिट पुट करो और आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड पोजीशन एट एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो हमको 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है, और t इक्वल टू 0 इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, बॉडी इज एट ओरिजिन मतलब t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 है। तो हम इसको डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा है, यहाँ पर पोजीशन पूछी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 दिया है। अगर फंक्शन ऑफ टाइम पूछते कि बताओ वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम जगह बने, अब पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम बताओ हमको, तो हमको इनडेफिनाइट का यूज़ करते। बट अगर या पोजीशन पूछी है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो हम डिस्प्लेसमेंट पूछें तो हम डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इनडेफिनाइट का यूज़ करते हैं, तो v इक्वल टू t+3 है तो ds बाई डी टी इक्वल टू t+3, तो ds इक्वल टू t+3 dt। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो इंटीग्रेशन ये एडिशन में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt। तो t का इंटीग्रेशन t²/2 और 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन मतलब t की पावर 0 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/1 तो 3t, और प्लस में एक सम कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। और t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 के बने तो इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया। अब पूछा है कि पोजीशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड बताओ, तो हम इसमें t इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो पोजीशन एट t इक्वल टू 4 20 मीटर आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो ds इक्वल टू t+3 dt है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन तो t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0। और हमसे पूछा है पोजीशन एट एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 4 पर मान लो s इक्वल टू s4 है,
तो ये लिमिट हो गई। तो s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू s4 जा रहा है और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 टाइम इंटरवल है। तो लिमिट पुट करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन s और t+3 का इंटीग्रेशन t² 2 + 3t। टाइम की लिमिट है 0 से 4 और पोजीशन की लिमिट है 0 से s4। तो लिमिट पुट करेंगे तो s4 - 0 इक्वल टू, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 8 + 12 और 0 पुट करेंगे तो 0। तो s4 इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगी, मतलब पोजीशन एट t इक्वल टू 4 आ जाएगा 20 मीटर। अगर मान लो t इक्वल टू 0 पर कुछ 0 की जगह पोजीशन होती 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दे तो यहाँ पर s4 - 1 आ जाता, तो 20 + 1 21 मीटर हो जाता है s इक्वल टू 4 पर पोजीशन, मतलब t इक्वल टू 4 पर पोजीशन 21 मीटर हो जाता। तो अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो सिर्फ हम इंडेफिनाइट का यूज़ करेंगे, और अगर पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड s at t इक्वल टू 4 इफ इनिशियली बॉडी इज 3 मीटर बिहाइंड ओरिजिन अहेड ओरिजिन एंड वेलोसिटी दिया है t+1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और पोजीशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पूछा है। तो v इक्वल टू t+1 है तो ds/dt इक्वल टू t+1, ds इक्वल टू t+1 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ds का इंटीग्रेशन s, t+1 का इंटीग्रेशन t² 2 + t प्लस सम कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। अब इनिशियल कंडीशन दी हुई है एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज 3 मीटर बिहाइंड ओरिजिन, फर्स्ट केस में, मतलब बिहाइंड ओरिजिन मतलब s इक्वल टू -3 मीटर। तो यहाँ पर s इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0, यहाँ पर भी t इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम किया जाएगा t² 2 + t -3। तो ये s इक्वल टू -3 ये मैग्नीट्यूड नहीं है, -3 मतलब 3 मीटर है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में चाहें तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लो ये x डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहा है तो ये t+1 i कैप आ जाएगा, ये मान लो t+1 i कैप है, तो ये t+1 i कैप आ गया। तो ये पोजीशन आ जाएगा ये t² 2 + t + c i कैप में, और एट t इक्वल टू 0 हो जाएगा -3 i कैप मीटर, और c इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा और ये i कैप डायरेक्शन में। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पूछा है तो t इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे तो 9 मीटर i कैप में आ जाएगा। और ये सेकंड वाला केस मान लो अहेड ओरिजिन है तो 3 मीटर i कैप प्लस i कैप, और प्लस i कैप मतलब अहेड ओरिजिन है तो ओरिजिन के इस साइड मतलब राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड है, तो s इक्वल टू +3 मीटर i कैप। तो s इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसमें और t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पोजीशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर भी सब जगह वेक्टर का साइन लगा दो, क्योंकि जब हम नॉर्मल केसेस में सॉल्व करते हैं ना, जैसे मान लो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया v इक्वल टू t+1 दिया है, तो यहाँ से जब हम एट इक्वल टू 0 पोजीशन निकाल देते हैं s इक्वल टू -3 मीटर आता है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि -3 मैग्नीट्यूड है, बट मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 मीटर मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में करने से आसानी हो जाती है। -3 i कैप मतलब 3 मीटर मैग्नीट्यूड है और -i कैप डायरेक्शन है। तो यहाँ से ये t इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे तो 15 मीटर i कैप t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पोजीशन आ जाएगी सेकंड केस में। फिर अब जो अभी हमने वेलोसिटी से पोजीशन निकाला, अब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी से पोजीशन निकाले इंटीग्रेट करके, अब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे इंटीग्रेट करके। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, बट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो एक्सेलरेशन दिया 2t, अब वेलोसिटी पूछा है तो dv/dt इक्वल टू 2t। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो v क्या आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v और 2t का इंटीग्रेशन t², और प्लस में सम कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे। और एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 के बने तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो v इक्वल टू t² आ जाएगा। तो ये हो गया इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और कुछ इनिशियल कंडीशन दिए सी फाइंड करने के लिए, तो ये वेलोसिटी ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। सेम केस जो अभी किया, पोजीशन वेलोसिटी गिवन था, पोजीशन फाइंड किया, तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम आया था और डेफिनाइट में डिस्प्लेसमेंट आया। तो सेम यहाँ पर
और इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, और डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो मान लो v1 से v2 वेलोसिटी हुई, मान लो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, मतलब v एट t इक्वल टू 2 माइनस v एट t इक्वल टू 1 पूछा है। तो लिमिट पे क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी v1 थी और t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी v2 थी। तो dv का इंटीग्रेशन v, 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो t स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट 1 से 2, तो यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 3, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा 3। तो अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के बने और हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के बने और चेंज इन वेलोसिटी निकालना है या फिर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू सम टाइम निकालना है तो हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इंडेफिनाइट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडेफिनाइट कैसे यूज़ करेंगे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, हमसे पूछा है कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 पूछा है, तो टी इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी निकाल लेंगे। मान लो पूछा है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 2, तो पहले वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 निकाल लेंगे और वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सिर्फ हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, और जो चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम निकालना है तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, डेफिनाइट और इंडेफिनाइट दोनों का। अब एक एग्जांपल एक्सेलरेशन दिया है t+1 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, इफ एट t इक्वल टू 1 सेकंड बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड इन -x डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड पूछा है, तो एक्सेलरेशन दिया है तो हम इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो एक है t+1 i कैप, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv ये हम इंडेफिनाइट यूज़ कर रहे हैं, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन v और t+1 के इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस t और प्लस सम कांस्टेंट ऐड कर देंगे क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो एट t इक्वल टू 1 जो इनिशियल कंडीशन है वो एट t इक्वल टू 1 बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इनिशियल कंडीशन नहीं, इनिशियल कंडीशन मतलब होता है t इक्वल टू 0 पर कुछ बताना, कुछ कंडीशन दी है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमको बोला है बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन, मतलब -2 i कैप वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 पर। तो t इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे और वेलोसिटी -1 i कैप पुट करेंगे, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, v की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे, -2 i कैप, तो -2 इक्वल टू t की वैल्यू 1 पुट की तो 1/2 + 1 + c, तो c की वैल्यू हो जाएगी -7/2। तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहाँ पर t इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड मिल जाएगा 4 i कैप मीटर पर सेकेंड। और अब इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करना है तो यहाँ पर t इक्वल टू 1 पर हमको वेलोसिटी क्या दी है -2 i कैप, t इक्वल टू 3 पर पूछी है तो हम दोनों तरफ लिमिट के लगा देंगे, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 और -2 i कैप से v3। तो dv का इंटीग्रेशन v लिमिट पुट करेंगे तो v3 -2 i कैप, माइनस में -2 i कैप, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो अपर लिमिट v3 हो गई और लोअर लिमिट -2 i कैप हो गई, तो v3 -2 i कैप, तो माइनस माइनस प्लस, तो v3 + 2 i कैप, और यहाँ 3 स्क्वायर बाई 2 + 3 -1 स्क्वायर बाई 2 + 1, तो यहाँ पर ये लिमिट पुट करके 6 i कैप आ जाएगा, तो v3 आ जाएगा 4 i कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा 4 i कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों से सॉल्व करके बता दिया है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक्सेलरेशन दिया है एक्स स्क्वायर, अब फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया, फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर इफ़ एट x इक्वल टू 0 बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब अब हमसे वेलोसिटी पूछी x इक्वल टू 2 मीटर पर, अगर x इक्वल टू 0 पर बॉडी जो है रेस्ट पर है, मतलब v इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर टाइम की जगह पर यहाँ पर पोजीशन का यूज़ किया गया है। तो अब हमको पहले एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो हमको यहाँ dt को हटा के dx लाना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसा फंक्शन ऑफ x दिया है तो यहाँ पर dv/dx होगा, तो dx इस साइड जाएगा तो x² dx का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं।
तो डी टी की जगह हमें डी एक्स किसी भी तरीके से लाना होगा, तो वो कैसे लाएंगे। तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, तो हम डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। वो वाला हमने चेन रूल पढ़ा था कि एफ ऐसे फंक्शन ऑफ यू दिया है और यू ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तो हम डी एफ बाय डी एक्स कैसे करते थे, पहले डी एफ बाय डी यू करते थे और फिर डी यू बाय डी एक्स करते थे। तो वही यहाँ पर हमने यहाँ पर किया, डी वी बाई डी टी को हमने क्या किया, पहले डी वी बाई डी एक्स और फिर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। तो पहले डी वी बाई डी टी को हमने लिखा है डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, जैसे यहाँ पर डी एफ बाई डी एक्स को क्या लिखा है, डी एफ बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, डी वी बाई डी टी को डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से डी एक्स वाली टर्म आ जाएगी। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो यहाँ पर वी आ गया, तो डी टी वाली टर्म एलिमिनेट हो गई यहाँ से। अब क्या बचा है, वी और डी एक्स बचा है और एक्सेलरेशन, तो इन तीनों के टर्म्स पे हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो अब डी टी एलिमिनेट हो चुका है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, वी डी वी बाई डी एक्स। तो इसको आप याद ही कर लीजिए, एक्सेलरेशन एक तो फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी और दूसरा फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स। अगर एक्स के टर्म्स में दिया है तो एक्सेलरेशन होता है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो ए डी एक्स क्या हो जाएगा, वी डी वी, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे इस साइड, ए डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स और वी डी वी इस साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि कांस्टेंट किस साइड लगाएं, क्योंकि इंटीग्रेट इस साइड भी हो रहा है इस साइड भी हो रहा है, तो सी यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट आप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांस्टेंट को हम मतलब सी लिखें या माइनस सी लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं किसी भी साइड सी लगा सकते हैं, बट लगाना ज़रूर है। तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आ जाएगा। अब वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 0 क्या देवन है, बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब वी 0 है, एक्स इक्वल टू 0 पर वी 0 है। तो इसको पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सी भी 0 आ गया, एक्स 0 बी 0, तो यहाँ से सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब पूछा है वेलोसिटी वैन एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 क्यूब बाई 3, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 3, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है वेलोसिटी, यहाँ पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो 4 बाई रूट 3 इस डायरेक्शन में जा रही हो या फिर 4 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। और ये हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ किया, अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी डी वी इक्वल टू, यहाँ तक हम इस फॉर्मूले से यहाँ तक आ गए थे, वी डी वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब यहाँ से हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पर वी इक्वल टू 0 था, एक्स इक्वल टू 2 पर पूछा है, तो एक्स इक्वल टू 2 पर मान लो वी इक्वल टू v2 है, तो v का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से v2 और x इक्वल टू 0 से 2, तो यहाँ से v2 की वैल्यू प्लस माइनस 4 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड 4 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने क्या किया, a ऐसा फंक्शन ऑफ x था, तो हमको a इक्वल टू डी वी बाई डी टी पता है, तो हमको डी एक्स लाना है यहाँ किसी भी तरीके से ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। तो हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे, डी वी बाई डी टी को यूज़ लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी होता है v, तो यहाँ से डी टी के टाइम एलिमिनेट हो गई, तो a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब a को हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आ जाएगा। और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 गिवन है, तो c की वैल्यू आ जाएगी। और एट x इक्वल टू 2 पूछा है, तो x इक्वल टू 2 पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर या फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करके डायरेक्ट लिमिट पुट करके v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं।